मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का शुक्रगुजार हूं कि पूरी दुनिया वित्त के मामले में कराह रही। अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। सभी जगह करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला चल रहा है। इवन अमेरिका जैसे देश में भी ट्रंप यदि टैरिफ की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि बराबरी का टैरिफ हम पूरी दुनिया में लगाएंगे, इसका कारण यह है कि यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई। लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, चाहे किसी का भी रिपोर्ट हो, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हो, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे उनकी खुद की रिपोर्ट हो, वो सब ये कहती है कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। ये पूरे सदन को और पूरे देश को जानने वाली बात है कि केवल जो है 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2014 तक, 70 साल में आपने इस देश को 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ ट्रिलियन डॉलर में जो है पहुंचा दिया है। क्या है? क्या है? आपको दिखना नहीं आता? नहीं देखे। अभी कई एक लोगों ने कहा कि 35% जो यहां के अमीर आदमी हैं उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली, किसी देश में चले गए। थरूर साहब, आप तो बहुत दिन विदेश में रहे हैं। डॉम टैक्स के बाद यूके का क्या हाल है? 50% लोगों ने, अमीर लोगों ने वहां का जो है नागरिकता छोड़ा है। 50% लोगों ने, वो दुबई के नागरिक हो रहे हैं, वो सिंगापुर के नागरिक हो रहे हैं, वो बनातू के नागरिक हो रहे हैं, वो जितने टैक्स हेवंस हैं उनके नागरिक हो रहे हैं। अमेरिका में पिछले 15 साल में क्या हुआ? बाइडेन के राज में पिछले 4 साल में लगभग 22%, जो अमेरिका कहता था कि हम पूरी दुनिया को अब दिशा देते हैं और सभी अमेरिका आना चाहते हैं, 22% लोगों ने वहां की नागरिकता छोड़ी है। 22%। और पूरे यूरोपियन यूनियन में 33% लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। आप भारत की बात करते हैं। लोग यदि टैक्स छोड़ना चाहते हैं, विल सब्सटेंशिएट, जो मैं कहता हूं उसको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा। आई नो द रूल एंड विल सब्सटेंशिएट इट, सो डोंट वरी। ये जो है ये जादूगर का बजट नहीं है, ये मजदूर का बजट है। हम मजदूरी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से जो, इसीलिए आपने जो कहा कि ये जादूगरी का बजट है, ये जादूगरी का नहीं, ये मजदूरी का बजट है। और जो आप लोग कहते हैं ना, कांग्रेस का क्या है सिद्धांत? कांग्रेस का सिद्धांत है सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखा। जो सुखी आदमी हैं, जो इनको हरा हरा चीज दिखाई देता है, उनको कभी विद्या नहीं होती। आप लोगों को कभी ज्ञान नहीं होगा, मुझे लगता है, क्योंकि आपको मोदी का विरोध करना है। एक पॉइंट एजेंडा है कि सरकार की सभी चीजों का आपको विरोध करना है और उस विरोध में आपको कोई चीज अच्छा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारी सरकार बनी 2014 में, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या था? टैक्स को आप यदि कैलकुलेट करते हैं पूरी दुनिया में या देश में, तो सबसे पहला होता है कि टैक्स जीडीपी क्या था। टैक्स जीडीपी मैं बताता हूं कि 2009 में टैक्स जीडीपी रेशियो था 6.8, 2010 में यह चला गया 6.7,
2010 में ये चला, 2011 में चला गया 6.6, 2012 में चला गया 6.5। जब हमने चार्ज लिया टैक्स जीडीपी रेशियो 6.5 था। क्यों? वाजिद अली का सामगाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, सारे के सारे करप्शन जो है भरे पड़े थे, किसी के ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय मैंने तो एक कहानी का जिक्र किया। उस कहानी में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब हुआ करते थे और उनके ऊपर जो कहानी लिखी गई वो कहा गया कि आज टैक्स जीडीपी रेशियो लगभग 11.7% पर है। मध्यम वर्ग को 12 लाख का जो सैलरीड क्लास है उसको 12 लाख और उसके एग्जेम्पशन को यदि जोड़ लें तो लगभग 13 लाख का जो है हमने फायदा पहुंचाया है। और सारे परेशानी की जड़ इस पूरे बजट में, पिछली बार मैंने बजट का भी भाषण सुना और अभी भी मैंने फाइनेंस बिल पर भाषण सुना, वही बोन ऑफ कंटेंशन है। आज आप टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, मध्यम वर्ग, गरीब सबकी बात करते हैं। कभी आपने देखा कि आपके जमाने में क्या हुआ? मैं कई एक बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं। मैंने सोचा कि 10-10 साल के अंतराल पर जो इस देश में बजट स्पीच हुए हैं उनको जरा अध्ययन किया जाए। 1954 में मैं सीडी देशमुख साहब का बजट स्पीच लेकर आया। उन्होंने कहा कि हमने एक एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड के साथ कि 86.7% से ज्यादा जो है इनकम टैक्स हम लोगों के ऊपर नहीं दे सकते हैं, इसलिए 40,000 से ऊपर, यह सबको जानने वाली बात है कि 40,000 से ऊपर जिन लोगों को टैक्स लगता है उनको हम 92.5% टैक्स ब्रैकेट में रखते हैं। इस देश में 92.5% टैक्स था 1954 में, 92.5%। 1964 का बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं मोरारजी भाई का। 1964 इनकम टैक्स कितना था? 50,000 से ऊपर लोगों को लगभग 94%। और फिर मैं 1973 का श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बजट स्पीच लेकर आया हूं 1973 में। वो कह रही है कि 94% से कम में काम नहीं चलेगा। और फिर मैं बीपी सिंह साहब का बजट स्पीच लेकर आया हूं राजीव गांधी जी के समय 86 में, 62.7%। आपने क्या किया गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ? बताओ। हम क्या कर रहे हैं? हमने 13 लाख रुपया जो सैलरीड क्लास का है उसको हमने कहा कि आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग कमाते हैं, यदि हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो लगभग आप समझिए कि 50 लाख से ऊपर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। और कौन ऐसा परिवार है इस देश में? कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, 2%, 3% को, जिसके यहां की 50 लाख से ज्यादा इनकम है। आप क्या बात करेंगे? दूसरा मैं लेकर आया हूं कॉर्पोरेट। अभी बहुत बड़ी बात कही कॉर्पोरेट। इस देश को जानने वाली बात है कुछ चीजें। 1966 में रिलायंस, हमारे सरकार को बहुत कहा जाता कि अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। जब अपोजिशन में, जब कांग्रेस इधर थी, जब कांग्रेस थी तो हम भी कहते थे कि ये टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। इस देश में जानने वाली बात है कि 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री आई 66 में, और 98 तक मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं मिस्टर कार्ति चिदंबरम, 98 तक रिलायंस इंडस्ट्री 1 रुपया टैक्स नहीं देती थी इस देश में। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 87 में उनको परेशान करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगाया 1987 में, और 88 में उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया राजीव गांधी जी ने, 88 में। इस देश को जानने वाली बात है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए उसका
उसका रूल जो है माननीय अध्यक्ष महोदया, उसका रूल जो है 2011 तक नहीं बना, 2011 तक नहीं बना। और आप जिस टैक्स की बात कर रहे थे शशि थरूर साहब, यह बात फैक्ट है कि 48 लाख। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं बैठ जाता हूं, बोलिए। बजट पेश किया तो नाम नहीं लगा। बोलिए कौन सा पॉइंट है? नहीं, पॉइंट बताइए ना। ये पॉइंट बताएंगे ना। नंबर 2 मैडम 352 स्वर्गीय प्रधानमंत्री पर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष कंपनी के मद्देनजर रखते हुए एक सरकारी कानून लाया गया है, ये पूरी तरीके से उनके छवि को धूमिल करने का। माननीय कोई आरोप नहीं लगा रहे निशिकांत जी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। फैक्चुअल पोजीशन देना है, फैक्चुअल पोजीशन देना कोई आरोप नहीं होता, फैक्चुअल पोजीशन देना कोई आरोप नहीं होता है। मैं देख प्लीज माननीय सदस्य, मैंने अगर ऐसा कुछ होगा तो मैंने सभापति महोदया, मैंने सभापति महोदया कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान करना भी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मैंने कहा कि उन्होंने 1987 में मैट लाया, उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। मैंने यह कहा कि 88 में वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लेके आए और जो कोई भी यहां कानून बनता है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, रूल्स निकलता है। 2011 तक ये रूल्स नहीं बना। मैंने तो केवल इतनी बात कही कि जब आप कोई एक्ट बनाते हो तो उसका रूल बनाओगे ना, उसको इंप्लीमेंट करोगे ना। उन्होंने 48 लाख करोड़ की बात की है। मैडम, ये जो टैक्स है ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए आप टैक्स पे रेट करते हो और किसी के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि उसमें से 48 लाख करोड़ का जो टैक्स बाकी, उसमें 43 करोड़ रुपया, 43 लाख करोड़ रुपया जो नोशनल है, जो आपने कहा कि यदि आ जाता तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता। मिस्टर थरूर, मैं आपको बताऊं, उसमें एक जो बिल है लगभग 1,10,000 करोड़ का हसन अली का। हसन अली कौन था? काशीनाथ टपोरिया कौन था? एक घोड़ा का व्यापार करने वाला आदमी जिसने कि 2007 तक कोई इनकम टैक्स नहीं दिया। 7 में आप उसके यहां रेड करते हो पूना का और उसके ऊपर जो है चार्ज लगाते हो और वो टैक्स आप कहते हो कि कभी 74 लाख करोड़ रुपया देना है, कभी कहते हो कि नहीं 1,10,000 करोड़ रुपया देना है। इस तरह से ये जितने टैक्स हैं वो 80 के पहले के हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसमें एक टैक्स जो है, अब मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता था, अब आप पढ़ो, सुनो। उसमें से एक टैक्स जो है बिन चड्ढा का भी है, बोफोर्स का है। मैं आपको पढ़ देता हूं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया 25 फरवरी 2011 और क्वेश्चन पूछा, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, उसमें यह पूछा गया कि वेदर द बोफोर्स केस इज ऑल्सो लाइंग इन द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, if so the details thereof and time since when the case is pending along with। और उसके बाद पूछा गया कि whether the Central Bureau of Investigation has not taken this case seriously। यह क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब आप ही की सरकार दी। आपने कहा कि हां यह बात सही है कि 87, 88 से लेकर 93, 94 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विन चड्ढा के ऊपर, हिंदुजाज के ऊपर, एसके भटनागर के ऊपर, ये बड़ा केस है और इसके ऊपर जो है इनकम टैक्स ने बताया कि उन्होंने इलीगल तरीके से बोफोर्स के जो किकबैक आए थे उसमें से पैसे नहीं दिए, वो आज भी पेंडिंग है। और दूसरा, आपने उसी के आगे कहा कि हम सब कुछ जानते हैं कि इसमें बोफोर्स के पैसे आए, बिन चड्ढा को पैसे गए। बिन चड्ढा का ये आपका उत्तर है, इसीलिए मैं इसको, कार्ति जी मैं आप बताएं तो मैं इसको प्लेस ही कर दूंगा क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी जितने एक्यूज थे बोफोर्स के, इंक्लूडिंग कोथरोची, हमने सबको क्लीन चिट देके बाहर कर दिया सीबीआई में। ये आपका जवाब है।
आप हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हो कि 48 लाख करोड़ रुपया कहां गया, 43 लाख करोड़ रुपया कहां गया। और इसी तरह के नेशनल टैक्स लगाकर या नेशनल बातें बताकर आप मुझे परेशान करना चाहते हो, इस सरकार को परेशान करना चाहते हो, सरकार के नीतियों को परेशान करना चाहते हो। और इस देश को जो कि हम वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो है आप परेशान कर रहे हैं। जी जी, ये भर्तरी माता साहब कुछ बोल रहे हैं। इन चढ़ा के प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा ट्रेजरी को लाया, इसके आगे भी कहानी है, बताइए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदया, सभापति महोदया, प्लीज बैठिए बैठिए। सभापति महोदया, भर्तरी महताब साहब इस सदन के सबसे सीनियर एमपी हैं। संजोग से हम लोगों को जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने शपथ भी दिलाया। भर्तरी महताब साहब एक कमेटी के चेयरमैन थे, पीएससी सब कमेटी के। उसमें मैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र जो इस बार चुनाव नहीं लड़े, शिव कुमार उदासी साहब, हम तीनों उनको सहयोग कर रहे थे। और ये बातें जब हमने कही तो हमने सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों को चेयरमैन के नाते जो है मिस्टर महताब ने बुलाया। और मिस्टर महताब ने ये इंसिस्ट किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सब कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कि बोफोर्स का ये केस है, जब ये प्रूफ कर दिया है इनकम टैक्स ने कि किकबैक लिए गए हैं और बिन चड्ढा ने उस किकबैक से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जो उसके वारिस बचे हुए हैं, बिन चड्ढा की डेथ हो गई थी, उसके जो वारिस बचे हैं उसको आप नीलाम करिए और पैसे लाइए। और इसके लिए मुझे लगता है कि भर्तरी महताब साहब की कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए इस देश को कि हमने उस पैसे को जो है ट्रेजरी में जमा करवाया। अब मैं आऊंगा सभापति महोदया, ये सीएजी की कुछ रिपोर्ट लेकर मैं आया हूं। इस देश में बहुत बातें चलती हैं कि कॉरपोरेट को हम मदद करते हैं, आम लोगों को मदद नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट जो है ये रिसिप्ट ऑफ बजट 13-14 जिस साल की हम लोग सरकार से आए, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। भारत सरकार जो क्या होता था कि जब मैं पहली बार एमपी बनकर आया, यहां तो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, एक चैप्टर जो है, एक बुक हम लोगों को मिलता था रेवेन्यू फॉरगॉन का। कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाया जाता था ये मैं आपको बताऊं। और ये सीएजी की रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट जो लेके आया हूं मैं, वो ये दिखा रहा है कि इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 33%, जो 2004 से लेकर 14 तक यूपीए चलाती रही, 4 से 14 तक 33%। सेस की बात की अभी मिस्टर थरूर ने, तो सेस को यदि मान लेंगे तो टोटल वो टैक्स बढ़ता था 38.9 के आसपास। सीएजी कह रहा है कि 10 साल में किसी भी कॉर्पोरेट ने उसने 400, इस देश के 400, ये 13-14 की रिपोर्ट है, 400 बड़े इंडस्ट्रियल हाउस का जो है नाम दिया, उसका जो टैक्स था वो केवल 22.3% था। 22% से ज्यादा कॉर्पोरेट ने कभी इस देश में टैक्स ही नहीं दिया 2014 तक। हमने क्या टैक्स दिया? हमसे आपने कभी 40% वसूला, कभी 30% वसूला, कभी 25% वसूला। 3 लाख 4 लाख के बाद जो है, जो गरीब आदमी है वो भी टैक्स देना शुरू कर दिया। कभी अपने गिरेबान में झांके हैं। और ये आपका रिसिप्ट है, रेवेन्यू फॉरगॉन का एक पेपर आता था, हम सभी ने इसको पढ़ा। जब बजट पेपर तो उस वक्त आता था, अब तो डिजिटल कर दिया है ओम बिरला साहब ने। उसने ये कहा अंतिम में 13-14 में जब ये लोग जा रहे थे, 5 लाख करोड़ रेवेन्यू फॉरगॉन सारे बिजनेसमैन को किया। This is here. ये मैं 13-14 का जो है पूरा वो रेवेन्यू फॉरगॉन का ये रिपोर्ट लेकर आया हूं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदया, इन लोगों को इस बजट में कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। मैं केवल तो आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं और कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो संजय की तरह सारी बातें जो है बता रहा हूं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं मैं क्या करूं। अब रोजगार की बात कर रहे हैं, अब रोजगार की बात कर रहे हैं कि इस बजट में रोजगार के लिए क्या क्या है। आप लोग सबसे ज्यादा चिंता जो है उसी पर कर रहे हैं। मैं रोजगार पर ही आता हूं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विस सेंटर, इसके ऊपर हमने जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उसके टैक्स के कंसेशन के बारे में, जिससे कि नए नए स्टार्टअप्स खड़े हों, नए लोग आए, नई इक्विटी आए, नए डेवलपमेंट हो। कभी आपने इस बजट को पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दूसरा ऐसा सेक्टर है जिस पर कि यह सरकार इस बजट में, इस फाइनेंस बिल में बहुत कुछ लेकर आई है। और फिर मैं पूरे सदन का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत बातें होती हैं कि यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, हम लोग फेल हो रहे हैं, चाइना आगे बढ़ रहा है, ताइवान आगे बढ़ रहा है। चिप्स का सवाल हो, सेमीकंडक्टर का सवाल हो, टेलीफोन का सवाल हो, मोबाइल का सवाल हो। कार्ति जी, आपके लिए 96 में आपके पिताजी 97 में, जब वो देवेगौड़ा साहब और इंद्र कुमार गुजराल साहब के साथ मंत्री थे, ITA इंटरनेशनल टेलीफोन एग्रीमेंट, टेलीकॉम एग्रीमेंट ITA 1 वो साइन कर, और पूरी दुनिया में 194 कंट्री है, अब तो 195 हो गया है। 195 कंट्री में केवल 17 कंट्री सिग्नेटरी थे। बाद में वो बढ़कर 29, इवन चाइना भी उसका सिग्नेटरी नहीं था। चाइना भी उस एग्रीमेंट का पार्ट 2003 में हुआ। और हमने क्या एग्रीमेंट कर लिया? हमने एग्रीमेंट कर लिया कि 2004 तक ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टॉयज हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, कहीं से भी लेके आ जाइए, हम 0 ड्यूटी लेंगे। पूरी कस्टम ड्यूटी एबॉलिश कर दी। ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं, मिस्टर थरूर इसके पहले उस कमेटी के चेयरमैन थे, प्रताप राज यादव थे। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सरकार को कह रहे हैं। मैं शशि थरूर साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस बात के लिए लगातार कहा कि ITA 1 से भारत को कैसे निकलना है। हम चाहकर भी ITA 1 से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यही इस देश के प्रधानमंत्री थे और निर्मला सीतारामन जी थी कि 2015 से पूरी दुनिया ITA 2 को साइन करने के लिए कह रही है, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और जब आप रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपने जब 0% कस्टम ड्यूटी साइन कर लिया कि उसमें एक्साइज नहीं लगेगा, उसमें कस्टम नहीं लगेगा, इसके बाद क्या हो गया? पूरी की पूरी, इवन जो गणेश जी की प्रतिमा है या जो हम दिवाली में चुलबुलिया बल्ब लगाते हैं, तो वो भी चाइना से आ रहा है। ये सब आपके देन है। और आप मुझे कहोगे कि हम क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे, हम क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे। लेकिन इस बजट में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया। दूसरा, इस देश में 2 चीजें हैं, इस देश में 2 चीजें। हाँ लीजिए, समय लीजिए। Madam Mike. Madam Plenum, in this house, about the return of the corporate loan, including the corporate loan, 18 lakhs crores loan has been written off by this government. I will build a split up. That is the, you are talking about the UPA period. 18 lakh crores. Then the question, then specifically member asked the question whether how much the corporate loan was been written off. Then there is no data within us. The reply from the minister. What a shame is that, madam. I will show the reply. सभापति महोदया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा।
हमने रेवेन्यू फॉरगॉन की बात की और वो एनपीए की बात कर रहे हैं। ये Honorable Member of Parliament, but going on the written off makes me feel a bit worried, because n number of times in this house we have said what is written off as opposed to waive off. Written off is not as if it's a giveaway. We are following up with cases. 1 minute. I've heard you. I've heard you. You should hear me. Madam, I think you should listen. KC Venugopal ji, you're a senior member. I heard you, and I'm trying to say I'll answer, but I'll also want to explain it much before my turn comes to answer. Kindly hear, just patiently hear. So, madam, waive off and written off is something which is going to continue forever in this house, despite any number of answers. But I will certainly answer all over again. First of all, when responding in the name of waive off and written off, when Honorable Member Nishikant Dubey is talking about revenue foregone related matter, they are not counterpoints. That's one thing. This is another. On this, I will certainly give my answer. निशिकांत जी, माननीय यहां टैक्स की बात हो रही है, बैंकिंग की बात नहीं हो रही है। मैं फाइनेंस बिल पर बात कर रहा हूं। और इस देश के बड़े सीनियर नेता हैं वेणुगोपाल साहब, मैं बहुत आदर करता हूं, हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं। रिटर्न ऑफ, बैंक का रिटर्न ऑफ और रेवेन्यू फॉरगॉन, ये दोनों बड़े डिफरेंस है। इसके बारे में डिफरेंस, और उसके बारे में जब वो जवाब देंगी तो जवाब देंगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कई एक चीजें उसमें फोनो बैंकिंग की है, फोन पर जो बैंकिंग होती थी वो माननीय मोदी जी ने 2014 में रोक दिया है, उसके कारण ये हुआ है। लेकिन मैं आप वो बताएंगे, जवाब देंगे। सभापति महोदया, जब कॉर्पोरेट टैक्स घट गया, अब आप समझिए, मुझे लगता है कि यहां प्रियंका जी बैठी हुई हैं, राहुल जी और प्रियंका जी को, इन लोगों को क्लास दिलवाना चाहिए फाइनेंस के बारे में। गौरव गोगोई साहब, आपको अब आप समझिए, यदि टैक्स घट गया और टैक्स हमने यदि ऑफिशियली घटा दिया तो उसमें रेवेन्यू फॉरगॉन कहां से होगा? लेकिन मैं आपको बताऊं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया को दो चीजें बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं फ्यूचर में, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक्टिव हैं। अभी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कमेटी बनी है वर्ल्ड की, उसके वो को चेयर कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी वर्ल्ड की मीटिंग यहां भी होने वाली है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो युवाओं को आकर्षित करती हैं लेकिन देश के लिए खतरनाक है। एक है क्रिप्टो करेंसी, और जब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब थे, उन्होंने एक बार कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहां कोर्ट भी बहुत एक्टिव रहती है, जिस बात पर टांग नहीं अड़ाना है उस बात पर टांग अड़ाती है। क्रिप्टो करेंसी ने जो है, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज चलते रहेंगे, चीजें करती रहेंगी। आरबीआई के गवर्नर के उस स्टेटमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। लेकिन उसमें से जो ब्लैक मनी बाहर जा रही थी, या जो इलीगल टेंडर का, लीगल टेंडर नहीं था, इलीगल नहीं कह सकते, लीगल टेंडर नहीं था, लेकिन उसका जो उपयोग हो रहा था, उसके लिए भी इस बजट में और इस बजट के पहले भी, कि क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन जो है कटना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। यह भी इस बजट में प्रावधान है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का जो है बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको लिया। दूसरा, और ये देश में उस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहा था, ऑनलाइन गेमिंग। दो चीजें हैं, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग, और इसमें युवा परेशान। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की युवा इससे आत्महत्या करने को मजबूर नहीं है, या मां बाप की जो गाढ़ी कमाई है वो निकालकर जो है उसको बेटिंग में नहीं लगा रहा है। इसमें भी राज्य सरकार का विषय था, केंद्र ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन
फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटिंग अलग चीज है, गेमिंग अलग चीज है, और गेमिंग जो है वो स्किल, और इसके आधार पर भारत सरकार मजबूर है, बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जीएसटी की बात कहे कि कहीं दो स्लैब है, हमारे यहां जो है 3-4 स्लैब, उस स्लैब के पीछे आपने रीजन समझा कि क्या स्लैब है? यदि गरीबों को हमको खाना पहुंचाना है, किसानों को मदद करना है, तो क्या 0% ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस गेमिंग पर भारत सरकार ने क्या किया? पूरी दुनिया जो है पूरे परेशान है इसके कारण से। कई एक लोगों को लगता है कि हमने क्या कर दिया। 28% जीएसटी इस गेमिंग पर लगता है। इसके लिए आप भारत सरकार को नहीं कहेंगे, और इस कारण से जो गेमिंग की एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही थी इस देश में, वो तहस नहस हो रही है। और यदि इसी तरह चलता रहा, आप तो कहेंगे ही, आपके यहां तो बड़ा एक है आदमी, दयानिधि साहब, सेंट डियागो सेंट मार्टिन, क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, यही काम है, एक कभी 1 लाइन लॉटरी देखता है, 1 डिजिट लॉटरी देखता है, और उसने जो है उसने किसको किसको चंदा दिया? इस चंदा को जो है उसने चंदा बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट को दिया और आपको दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। यही है सेंट मार्टिन, यही है, उसी का फंड लेकर आप यही बात करोगे। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसके बाद सभापति महोदया, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं फिर ये पूरे बजट का सब स्पीच जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जब से ये भारत स्वतंत्र हुआ, मार्केट में यदि किसी के साथ उसका सबसे अच्छा व्यापार या सबसे ज्यादा उसने बिजनेस किया तो अमेरिका के साथ किया। और शुरू से मतलब 50 का बजट स्पीच देखिए, 52 का बजट स्पीच देखिए, 54 का देखिए, 64 का देखिए, 73 का देखिए। आज जो स्थिति है कि लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हमारा जो है व्यापार कैसे हो और हम अपने टैरिफ को एडजस्ट कैसे करेंगे। और यही कारण है कि इस बजट में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, नए मार्केट्स के साथ, यूएस के साथ, किस तरह के, चाइना के साथ यदि व्यापार कम करना हो, बंद करना हो, वो भी भारत सरकार को करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ठीक है ना? और उसके लिए उसका भी मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। मुझे पता था कि आप चाइना चाइना चिल्लाओगे। 2014 में हमारा और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस था ना, वो 22% ऊपर था। और जब कोरोना हुआ ना 21-22-23, तो वो -9.67% था। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है गौरव जी, समझने से होता है, समझदारी से होता है, जानकारी से होता है। हम मजदूरी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आपको पता है विद्यार्थी के 5 गुण क्या होते हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जब ये 5 चीज आप में होगा ना तो आप सीखोगे। यदि 5 चीज नहीं होगा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह जो है नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, और गृह त्यागी, घर छोड़ के, मतलब पूरा दिन रात जो है बिजनेस, मतलब अपने क्षेत्र के जनता के बीच में लगोगे तो उसके बाद समझ पाओगे। यदि ये 5 गुण नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे आप। सभापति महोदया, तो मैं आपको बताऊं कि इस बजट में जो है कि किस तरह से टैरिफ हम घटाएं जिसके कारण कि हमारा व्यापार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट, मिस्टर थरूर, आपकी जानकारी के लिए कि इस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट केवल एक बार ऐसा था जो कि कम था। हमने ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट कम हुआ था।
वो माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी। पूरे इतने भारत के इतने वर्षों के इतिहास में वो केवल एक बार 2004 में था। और उसी को आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2027 के बाद जब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम लगातार जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम होगा। इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस देश में टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, आयुष्मान भारत का एक बड़ा प्रोग्राम भारत सरकार कर रही है। लेकिन आज भी जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के बाद भी भारत में विदेशों से अच्छे मेडिसिन की आयात की आवश्यकता पड़ती है और गरीबों को उसमें से कितना कम पैसा देना पड़े, नहीं कि बराबर पैसा देना पड़े, उसके लिए भी भारत सरकार ने इस बजट में 36 ऐसे मेडिसिन हैं जो जीवन रक्षक मेडिसिन है, उस पर जो है टैरिफ हमने कम किया है, जिसके कारण कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। किसान के लिए मछली पालन, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। किसानों की आय की दुगनी में आप पोल्ट्री के लिए, आप फिशरीज के लिए, इसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे? दूध के लिए मानोगे कि नहीं मानोगे? लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। तो मछली पालन के लिए जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जिन चीजों की आवश्यकता है, जिसमें कि हम वर्ल्ड में जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर बन पाए मछली पालन के लिए, उसका भी इस बजट में जो है एक बड़ा जिक्र है कि हमने उसकी टैरिफ ड्यूटी को जो है कम किया है। अभी लौट के आई हैं सुनीता विलियम्स, हम भी चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं, हमारा एक प्लान है। अभी चंद्रमा पर नहीं गए क्या? आप फिर देखिए। अरे इस देश के वैज्ञानिक के लिए तो कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं करो। हम मनुष्य को लेकर चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं। उसके लिए स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने जो है टैरिफ को घटाया है। इतना भी नहीं सुनना चाहते हो? बांग्लादेश में आज का ही न्यूज है कि 140 इंडस्ट्री उसकी टेक्सटाइल में जो है बंद हो गई। हमारे पास मौका है। बांग्लादेश के जो हालात हैं, पूरे यूरोप के जो हालात हैं, लेबर के जो फोर्सेस हैं, हमारे जो स्किल्ड लेबर हैं, बुनकर हैं, जो हमारा काम करते हैं, चाहे हमारे गोड्डा का सिल्क हो, चाहे भागलपुर का सिल्क हो, चाहे बनारस का सिल्क हो, चाहे चंदेरी की साड़ी हो, चाहे कश्मीर का हो, वो सब जो है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, उन सबों के लिए हमने जो है इस तरह का स्ट्रीमलाइन किया है टैरिफ को, जिसके कारण कि ये हैंडलूम सेक्टर बढ़े, बुनकर बढ़े। और बुनकर में आप लोग को मुसलमानों का भी वोट नहीं चाहिए, ज्यादातर तो बुनकर मुसलमान ही है। काहे चिल्लाते हो भाई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें माननीय मोदी जी भी चल रहे हैं और हम सब ये काम कर रहे हैं, तो ये भी समझने को तैयार नहीं हो आप। इसके बाद जीएसटी में, बस 4-5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। जीएसटी में अभी कहा गया कि जीएसटी रैशनल होना चाहिए। मुझे लगा, शशि थरूर साहब का सम्मान करता हूं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नई किताब लिख रहे होंगे तो फाइनेंस बिल थोड़ा कम पढ़ पाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि पूरे फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट इन सेक्शन 2 ऑफ सीजीसी एक्ट 2017, इसमें हमने क्या रैशनल करने के लिए किया है। दूसरा अमेंडमेंट हमने किया है सेक्शन 12 और 13 में हमने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 17 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, चूंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, इसलिए मुझे लगा कि पूरे हाउस को बता दूं, क्योंकि जीएसटी पर सभी लोग चर्चा करते हुए इसकी बात करेंगे। सेक्शन 20 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 34 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 38 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 39 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 107, 112 में हमने किया है, सेक्शन 122 में किया है, सेक्शन 148 में किया है, सेक्शन शेड्यूल 3 में किया है। इतने अमेंडमेंट करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया, तो मैं आपको क्या कर सकता हूं? मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी
हमेशा कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस नए ऐतिहासिक फाइनेंस बिल के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, सबके लिए एक बड़ा प्रयास किया है। और हम 2027 तक इस दुनिया की तीसरी इकोनॉमी और 2034 से लेकर 40 के बीच में नंबर 2 और नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे। इसी विश्वास और इसी विकास के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री